बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, एक अच्छी खूबसूरत और प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। फ़र्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे मॉर्निंग, और हमने इस पर एक प्रोग्राम यानी कि एक टॉपिक भी रखा था, एक सेगमेंट पूरा हमने किया था कि कुछ लोगों के लिए मंडे मॉर्निंग बड़ी एक्साइटमेंट वाली होती है और कुछ लोग बड़े सुस्त हो जाते हैं। तो जनाब, अगर आपने वो हमारा सेगमेंट सुना होगा तो आपको आज के रोज़ बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी है। आपको नए गोल जो हैं वो लिखने हैं, फिर उनको अचीव करने की आपने कोशिश करनी है। कुछ आपने प्रोडक्टिव जो है वो करना है। पूरे वीक के आपने गोल जो है वो सेट करने हैं। देखिए, वीकेंड आपने इंजॉय किया तो अब कुछ काम जो है वो भी ऑब्वियसली करना चाहिए। आप काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजारेंगे। तो कोशिश किया करें कि हर दिन, हर लम्हा, हर जो आपका एक काम वाली जगह का जो इन्वायरमेंट है, हमेशा उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और ख़ुद भी एक्टिव रहने की या पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। क्योंकि आपने थोड़ा टाइम के लिए ऑफिस में रहना होता है। ये ज़िंदगी है, बड़ी तेज़ी से दौड़ रही है, कब कहाँ क्या बदल जाए, क्या हो जाए, हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, आपने उसको एक्टिव तरीके से एंजॉय करना है और अपने गोल्स आपने सेट करने हैं कि आज के मेरे गोल्स ये हैं, मैंने हर हाल में ये जो है ना, इन टारगेट्स को मैंने अचीव करना है। और कोशिश किया करें छोटे छोटे गोल से आप आगाज़ करें। हम कोशिश करते हैं कि नहीं, जब तक कोई बड़ा गोल नहीं होगा तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये जो बड़े गोल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें सुस्त बना देते हैं या कुछ बिल्कुल ना करने के वो हम काबिल नहीं रहते। तो कोशिश किया करें कि दिन की आप जो रूटीन है, जो आगाज़ है, वो अच्छा रखें। जैसे मैं हमेशा बात भी करती हूँ कि जब आप उठते हैं सबसे पहले तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, नमाज़ पढ़ें, लातुकान पाक से दिन का आगाज़ करें, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए या उससे मदद मांगते हुए जब आप दिन का आगाज़ करेंगे, ना आपको सुस्ती रहेगी, ना आपको एंजाइटी डिप्रेशन रहेगा। फिर अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त देते हुए निकलें तो देखिएगा रूटीन आपकी कितनी स्मूथ जो है वो चलेगी। आप पे कोई बर्डन, कोई ज़हनी तनाव का आप शिकार नहीं होंगे। ये सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो ये मैं काम कैसे करूँगा, लेकिन अगर ये चीज़ें आपने करना शुरू कर दी तो यकीन जाने रोज़ाना आप हमारी तरह एक्टिव और फ्रेश रहा करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं सुबह सुबह उठने के बाद तो बिल्कुल बंदा फ्रेश नहीं रहता, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता, आप इतने फ्रेश या एक्टिव कैसे होते। तो उसके पीछे रीज़न यही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे टॉपिक्स ओवरऑल बहुत इंफॉर्मेटिव, बड़े इंटरेस्टिंग है। टॉपिक आपके साथ शेयर करने से पहले क्यों ना एक स्टोरी हम शेयर कर लें, आपके हेल्थ के हवाले से ही है। और कुछ लोग सुबह सुबह अंडे खाने के बड़े शौकीन होते हैं। कुछ लोगों ने सुबह की रूटीन रखी होती है, कुछ लोगों ने दोपहर की रखी होती है, यानी जब जहाँ उन्हें वक्त मिल जाए वो अंडे खाने के शौकीन होते हैं। अब इस पे अगर आप डेली बेसिस पे या रूटीन में आप अंडे खाते हैं तो इससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, आइए ज़रा आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। देखिए, अंडों के बेशुमार जो फ़ायदे हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ओवरऑल इस पे जो है हम कहते हैं कि ये डिपेंड कर रहे होता है कि अगर आप अंडे खाते हैं, ख़ासकर बॉयल एग्स जब आप लेते हैं, देखिए फ़िज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली साथ साथ फिर आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। देखिए, अब जो है वो रिसर्च भी इस चीज़ पे आई है, तहकीक में भी ये बात सामने आई है कि जो हमारी ग़िज़ाई आदात है ये वक्त के साथ साथ हम पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका आता है। अगर हम हेल्दी डाइट जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और रूटीन एक चीज़ की बना लेते हैं कि डेली हमने इतने एग्स देने हैं या ये हमारी एक ग़िज़ाई रूटीन होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जो भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ कमियाँ पाई जा रही होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और कहते हैं कि जब आप हेल्दी हो जाते हैं फ़िज़िकल तौर पे तो ऑब्वियसली उसका जो उसके असरात है वो आपकी दिमागी सेहत में नज़र आते हैं। जो उसके ख़तरात आजकल हमें मेंटल हेल्थ को लेके देखने पड़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है तहकीक में ये बात भी सामने आई है, बताया गया है कि जितने भी ग़िज़ाई अज्जा से जो भरपूर ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल जो है वो एक जब आप तावील मुद्दत के लिए उसको रूटीन बना लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका फिर डायरेक्टली आपकी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने बताया कि अंडों को एक बैलेंस डाइट भी आप कह सकते हैं या मतवाज़न ग़िज़ा बनाने का जो एक वक्त है उसको अगर आप डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में जो है वो एग लेना पसंद करते हैं कि बहुत सारी फॉर्म होती हैं, कुछ बॉयल लेते हैं, कुछ फ्राइड एग जो है वो करते हैं, कुछ लोग तो ऑमलेट बना के भी खाते हैं। और मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला ऐड कर लेते हैं तो फिर वो आपके हेल्थ के लिए मुफीद होने की बजाय कहीं ना कहीं वो ख़तरे का सबब जो है वो बन जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली या उसको स्पाइसी कर लेते हैं। बहरहाल
एग्स की बात हो रही है, आप उसको अपनी रूटीन में शामिल करें, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जो आजकल जिसकी मुझे लगता है हमें अशद ज़रूरत है। हम अपने आप को एक्टिव रखें, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्टिव रहना आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हमारा जो टॉपिक है जनाब पहला, वो भी मेंटल हेल्थ के बारे में ही है। अच्छा, जहनी सेहत जो है, मुझे क्यों लगता है या ऐसा हो चुका है कि हम बड़ा अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अभी मैं सुबह जब प्रोग्राम के लिए आ रही थी तो मुझे खांसी हो रही थी और लिटरली मुझे बड़ा वो इरिटेट वो चीज़ कर रही थी और मेरा वो ट्रिगर कर रहा था माइंड कि मुझे दवाई लेनी चाहिए। अब यही कहीं हमारे दिमाग के साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ठीक है, बस खुद ही ठीक हो जाएगा। या अगर मैं चिड़चिड़ेपन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरी रूटीन चेंज हो रही है, मैं आइसोलेट हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को हो सकता है अवॉइड कर दूँ, जबकि ये चीज़ें अवॉइड करने वाली नहीं होती हैं। हमें हमारी दिमागी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने। और इस वक्त आप देखिए, छोटे से बच्चे से भी पूछे, वो कहेगा मुझे तंग मत करो, मैं परेशान हूँ। उसको क्या परेशानी हो सकती है? बड़े बुजुर्गों को तो होगा कि किसी से लेना है, किसी को देनी है कुछ चीज़ें, बिजनेस चलाना है, घर चलाना है, रोटी कपड़ा मकान की टेंशन होगी। बच्चे को क्या टेंशन हो सकती है? तो ये जो माशरती रवैये हैं हमारे ओवरऑल, ये किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को मुतासिर कर रहे हैं, आइए ज़रा हम डिटेल से जान लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने वक्त दिया। अच्छा, जैसे अभी मैंने इंट्रो में सर कहा कि हम लोग अपनी जो हमारी जो जहनी सेहत है, मसला होता है जैसे नॉर्मल हमें खांसी बुखार ये चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग है ये भी हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है, ये भी तो बीमार हो सकता है, इसकी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके मसले को हम संजीदा नहीं लेते, क्या वजह है? देखिए, असल में हम जब छोटे होते हैं और बचपन से जो है वो एक वर्ड है जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं, अपने घर में इस्तेमाल होता हुआ है, वो ये है कि तुम पागल तो नहीं हो गए। और पागलपन के साथ जो मेंटल हेल्थ के साथ जो वर्ड एसोसिएटेड है वो पागलपन है, जिसका मतलब है कि मेंटली रिटार्टेड होना। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि नॉर्मल गुस्सा आना, उदासी होना, खुशी होना, ये हर एक इंसान के लिए एक जो है वो एक नेचुरल चीज़ है कि सबको होगा। लेकिन अगर आपका मूड मिजाज का झूला नॉर्मल से कुछ ज़्यादा झूलता है कि आपको एक्साइटमेंट के अंदर आप बहुत रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, या मायूसी उदासी के अंदर आपको मनफी ख्यालात आते हैं, आप ख़ुद को हार्म करना चाहते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं, या आपके जहन के अंदर अगर सोचें जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं और ऑटोमेटिक मनफी सोचें जो हैं वो हर वक्त चल रही होती हैं और आप तंग आ जाते हैं और उसके ऊपर आपका काबू नहीं आता, या आपकी अगर नींद जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, तो असल में तो जहनी बीमारियां ये हैं। मेंटली रिटार्डेड होना भी है और जिसको हम पागलपन कहते हैं या दीवानापन कहते हैं, लेकिन जो असल में हकीकत ये है कि जो 96% बीमारियां हैं जहनी सेहत की, वो डिप्रेशन से, वो बेचैनियों से और वो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ मुंसलिक हैं। ठीक है। और हम उन 96% को इग्नोर करके और जो 4% मसाइल होते हैं उसको हम ज़्यादा इसके ऊपर, तो असल चीज़ ये है कि किसी भी इंसान, हम सबके साथ जहन है ऑब्वियसली, तो और हम सबके साथ जिस्म भी है। जैसे जिस्म के साथ जिस्मानी सेहत होगी, इसी तरीके से जहन के साथ जहनी सेहत होगी। आज से 30 साल पहले भी लोगों को इतना जहनी सेहत के बारे में नहीं पता था, क्योंकि 96 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है और इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि पहले जो लोग जहनी मर्ज का शिकार होते थे वो अजाइलम्स में भेज दिए जाते थे, ऐसी जगह पर कि जहाँ पर अब कोई इनसे उम्मीद बाकी नहीं है। वैसे तो पहले कोढ़ की किसी को बीमारी है तो तब भी ऐसे ही किया जाता था कि उसको कहीं दूर भेज दिया जाता था ताकि आम लोगों से ये दूर चले जाए। अब तो डॉक्टर साहब, ये अब भी कहीं ना कहीं ये चीज़ साथ है कि जैसे अभी आपने कहा कि पहले वक्तों में उनको दूर कर दिया जाता था, अब भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन पाई जाती है कि अगर मैं अपनी दिमागी सेहत के बारे में कहीं डिस्कस करूंगा या बताऊंगा मुझे ये मसला है तो लोग क्या कहेंगे, ये जो जुमला एक है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से भी ये हमारे ज़हनी मसाइल बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे हमारी जो है ना एक ख़ास माशरे के अंदर ग्रूमिंग होती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो 25 साल की उम्र के अंदर जाकर मैच्योर होता है। ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल हो जाती है।
उससे पहले जो चीज़ें हमारे ख्यालात, सोचें या फैसले जो हैं वो 3-4 चीज़ों पे जो है वो बुनियाद उनकी होती है। पहले नंबर पर कि हमारी जेनेटिक कोडिंग क्या है, हम किसकी जीन्स लेके आए हैं, उस जीन्स के अंदर ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ या क्या मसाइल थे। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है। किसी को अगर बेचैनी का मसला है तो उसकी बच्चों के अंदर बेचैनी के मसले आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वालिदैन में है तो आप में ज़रूर आएगी, क्योंकि जो दूसरा फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आप पले बड़े हैं। और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है, अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में खुल के बात करें, आप अपने जज्बात का जो है वो अच्छे से इजहार कर सकें, तो फिर तो आपको मुश्किल नहीं होगी किसी को कहने में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप अपनी ज़ात का हिस्सा नहीं समझते बल्कि एक बीमारी या एक मसला समझते हैं जिसको हल करना है। और लेकिन अगर हमारे माशरे के अंदर या हमारे घरों के अंदर इन्वायरमेंट ये दिया जाता है कि आपने जो है अपने मसले के बारे में बात नहीं करना, किसी भी चीज़ के बारे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ठीक नहीं होता, किसी को अगर आप उदास हैं तो ये बताना कि आप उदास हैं तो ये ठीक नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ है, आपको सोचें आती हैं तो आप बताना ठीक नहीं है, तो ऐसे माशरे के अंदर जब बच्चा पलता बढ़ता है तो वो नेचुरली अपने टीनेज के अंदर जाके या जिस भी एज में उसको ये मसाइल होंगे वो उसको अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकेगा। नॉर्मली पेरेंट्स की तरफ से अगर बच्चा शिकायत भी कर रहा है कि समथिंग रॉन्ग, मुझे ये चीज़ें फील हो रही हैं, या वो बताने की कोशिश कर रहा है, तो पेरेंट्स आगे से कह दें कि नहीं ये तो तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे भी तो मेंटल हेल्थ जो है ना उसकी ज़्यादा मुतासिर। सिर्फ बच्चे नहीं, ये तो अगर हम भी किसी को कहें कि हम तकलीफ में और वो कहे कि तुम्हें ऐਵੇਂ ही लगता है कि तुम तकलीफ में हो, तो हमें जो है वो वैलिडेशन चाहिए होती है। देखिए, जब कभी भी आप किसी के साथ बात करते हैं और वो अपने मसले का इजहार करता है या वो अपने जज्बात का इजहार करता है, आपसे गुस्सा कर रहा है, तो पहली चीज़ है वैलिडेशन, कि मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं या मुझे बड़ा अफसोस हुआ जान के कि आप इस तकलीफ़ के अंदर हैं, तो मुझे आप और बताएं कि आप और क्या क्या महसूस करते हैं। तो इससे उसको बताने का जो रास्ता है वो हमवार होगा, वो सेफ फील करेगा। और अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं तुम्हें बिला वजह ही लगता है, तो अब जब भी उसकी फीलिंग आएगी तो वो उसको कहेगा कि ये बिला वजह आ रही है, और वो फीलिंग उसको तकलीफ देती रहेगी, वो कैफियत उसको तकलीफ देती रहेगी, लेकिन वो मदद नहीं ले सकेगा, क्योंकि अगर वो किसी को मदद लेगा तो फिर लोग क्या कहेंगे कि इसको प्रॉब्लम है। सो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग में, अर्ली एज में, कि बच्चे अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएं। और बच्चों के जो है वो हमें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी इमोशनल वोकैबुलरी बहुत कम होती है और उनको हमें सिखाना पड़ता है कि आपने कैसे एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उसका अच्छे तरीके से इजहार करें, अगर हम बच्चों से किसी बात पे तकलीफ में हैं तो हम उसका अच्छे से इजहार कर सकें, लेकिन उसके साथ ही बच्चे को हम ये भी कह सकें कि आप एक ज़बरदस्त इंसान हो और अगर आप इस मसले को ठीक कर लोगे तो आप बेहतरीन इंसान बन जाओगे, जो कि एक मोटिवेशनल तरीका होता है। लेकिन अगर आप उसको उस चीज़ के ऊपर स्नब कर देंगे तो वो क्या सीखेगा कि आपने अपनी ये बात एक्सप्रेस नहीं करनी, करेंगे तो आपको आगे से स्नब कर दिया जाएगा। सो बच्चों को हम ही सिखा रहे होते हैं उस 25 साल से उम्र से पहले एनवायरमेंटल लर्निंग के दौरान कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर क्या फ़ैसले करने हैं, उन्होंने अपने मसाइल को हल किस तरीके से करना है। इसके साथ साथ जब बच्चा 25 साल की मैच्योरिटी के एज में चला भी जाता है, जब उसके जो बुनियादी दिमाग के न्यूरो कनेक्शंस हैं वो मुकम्मल हो चुके होते हैं और उसके दिमाग का जो साइज़ है वो पूरा ग्रो कर चुका होता है, तो उसके बाद भी जो उसकी जेनेटिक्स हैं और जो उसकी इन्वायरमेंटल लर्निंग है ये रोल प्ले करती रहती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम इनसे जानेंगे सोशल मीडिया के हवाले से उसने हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे मुतासर किया, फिर हमारे तालीमी इदारों के अंदर क्या हमारी मेंटल हेल्थ को लेके बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, ओवरऑल आगे सोसाइटी में जो हमारे रवैये चल रहे हैं उसका हमारी मेंटल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन, इस पर आगे चल के बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे हमारी जहनी सेहत और साथ माशरती रवैयों पे बात की जा रही थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। ओके, ब्रेक पे जाने से कबल हमने कहा था ज़रूर हम आपसे जानेंगे कि सोशल मीडिया ने हमारी जहनी सेहत पे क्या असरात मुरतब किए हैं, हमें शऊर दिया है, या ये जो एंजाइटी डिप्रेशन की हम बात करें, मेंटल हेल्थ के बिगाड़ की बात करें, उसमें एक बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है। देखिए, सोशल मीडिया ने जो जब कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ आती है उसके कुछ मुस्बत या कुछ मनफी पहलू तो होते हैं। ऐसे ही जो सबसे जो मुस्बत पहलू मुझे वो ये नज़र आता है कि हर कोई जर्नलिस्ट बन गया, हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया है और वो अपनी बात जो है वो कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जो एक
एक अपॉर्चुनिटी होती है वो ये होती है कि आपको किसी से जाके फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है और आप मैसेज तक यानी लाखों करोड़ों लोगों तक जो है वो जी। अपना कोई भी मैसेज कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों की तो शादियां हो जाती हैं सोशल मीडिया की बिल्कुल वजह से, सही है, बड़े जोड़े लेकिन बने हैं। उसके साथ साथ जो है वो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है तो वो उसके साथ उसके कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ वो आती है, ऐसे SOPs होते हैं। और अगर आप किसी चीज़ के का सही इस्तेमाल ना करें, जायज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो सेलफोन है इन इटसेल्फ उसके अंदर से बहुत तेज़ किस्म की रोशनियाँ निकलती हैं और ये जो रोशनियाँ हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जाकर एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसको हम डोपामीन कहते हैं, जो कि बिल्कुल समंदर की ऊंची ठाटे मारते हुए लहरों की तरह खुशी देती है और बहुत शदीद खुशी देती है और नॉर्मल खुशी से बहुत ज़्यादा देती है। तो जब हम सोशल मीडिया को एक्टिवेट करते हैं, हम देख रहे होते हैं, तो फिर हमें जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बड़ी खुशी मिलती है। और जब हमें किसी वजह से उसको बंद करना पड़े या हमें कह दिया जाए कि अब आपने पढ़ना है, उसको साइड पे आप रखें, तो फिर उस सूरत में हमें बेचैनी होती है और डिप्रेशन होता है, क्योंकि हमारा होता है वो ट्रिगर करता है वो एक जो है ना वो एक आपको बार बार आपका ध्यान लेके जाता है। सो हमें उदासी होती है कि हमें वो डोपामीन क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि किताबों में तो किसी को भी उतनी डोपामीन नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर पर जो है एक फोमो इफेक्ट होता है, जिसे कहते हैं कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, जो फोमो इफेक्ट का मतलब ये है कि आपको, जैसे ये आपने नोटिफिकेशन वाली बात की कि आपको लगता है कि कोई न्यूज़ है, कोई खबर है, कोई मैसेज है, कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, और आपको फिर कंपल्शन होती है। और एक तहकीक बताती है कि आम तौर पर लोग जो हैं वो दिन में 100 से 125 दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करके उसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं बिला वजह। यानी ये नहीं है कि आपको कोई कॉल आए ऐसे कुछ, ये उसके अलावा जो है वो लोग इतनी दफ़ा, और हम गौर भी नहीं करते इस चीज़ के ऊपर कि ये कितना ज़्यादा है। फिर जब ये, क्योंकि हमारी आंखों को जो है वो स्टिमुलेट करती है, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग के चौदह तबक रोशन कर देती है, तो फिर जब हम ख़ास तौर पर बेड से अगर 2-2.5 घंटे पहले इसको ना छोड़ें तो फिर हमें स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। और हमें एक ऑल्टरनेट मिल गया है, बिस्तर के अंदर लेट, पहले तो टीवी बाहर टीवी लाउंज में कोई एक होता था ना, ऐसे ही, जिसको जो है वो 11 बजे के बाद तो नशरियात ख़त्म हो जाती थी। अब जो है ये आपकी नशरियात जो है वो 24 घंटे चल रही होती हैं और 24/7 और 7 डेज अ वीक चल रही। तो हमें जो है वो अपने आप को जो है वो फिर डिसिप्लिन करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारी नींद खराब होगी, नींद नहीं आएगी तो फिर हम रात को बैठ के तब तक फोन नहीं रखते जब तक आंखें बंद ना होने वाली। मैंने तो ये देखा है, जैसे अमूमन लोग नहीं होते वो सिगरेट की डब्बी ढूंढ रहे होते हैं जेबों में, इसी तरीके से लोग जो है वो रात को जब उठते हैं भी आंखें बंद होती हैं ना, तो वो मोबाइल पे हाथ आंखें बंद बंद ढूंढ रहे होते हैं कि सेलफोन कहाँ पे है, क्योंकि उनको क्रेविंग होती है कि पता नहीं हमने। तो ये जो सारे के सारे इसके इस्तेमाल हैं, ये हमारी जहनी सेहत जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें फ़ोन नॉर्मली अपने से कितना, यानी अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो कितने फासले पे रख के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग तो बिल्कुल यूँ आंखों के करीब करके यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, जो टेलीफोन का इस्तेमाल है, क्योंकि इसके अंदर एक रेडियो वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, वाईफाई की भी, और जो सिम के सिग्नल्स हैं वो भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इसको हमें अपने ख़ास तौर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो फिर आपको कोई हैंड्स फ्री इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो तार वाला, बगैर तार के नहीं, क्योंकि उसमें भी तो वेव्स जो है वो सबमिट हो रही होती हैं। तो वो आपके ब्रेन की, जैसे कहीं आप एक्सरे करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि फालतू लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं। तो अब जिसकी एक्सरे होना उसकी तो मजबूरी है, लेकिन बाकियों को उसका नुकसान। ऐसी इसी तरीके से जो रेडियो फ्री वेव्स होती हैं, तो ये भी जब ट्रैवल कर रही होती हैं तो फिर इसका भी हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है। तो प्रेफरेबली अगर आपकी ज़्यादा बातचीत होती है, लंबी कॉल्स होती हैं, तो फिर आप कोई तार वाला जो है वो हैंड्स फ्री यूज़ करें ताकि आप बात कर सकें। दूसरे नंबर पर मतलब आपका जो है वो बिल्कुल, अगर आपने मुंह के साथ शिकंजे को जोड़ा हुआ है बिल्कुल, तो सेल फ़ोन को, तो फिर तो आपको नुकसान उसका ज़्यादा होता है आपकी आइज़ के लिए ख़ास तौर पर। तो उसका एक सेफ़ डिस्टेंस जो है वो है कि आप एक आर्म लेंथ के ऊपर अपने सेल फोन को रखते हैं। फ़ोन जो है ना, अब तो वो जदी चीज़ आ गई हुई है, तो मैंने अपने फ़ोन में वो एक सेटिंग इंस्टॉल की हुई है कि अगर मैं बिल्कुल करीब लेके जाऊंगी तो वो मुझे फ़ौरन अलार्म दे देता है कि आप इसको डिस्टेंस जो है मेंटेन करो, तो मुझे उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। बिल्कुल जो जैसे हम करीब करते हैं वो फ़ोन बंद हो जाता है, और अल्टीमेटली अलार्म करता है कि फ़ोन को डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। जब तक हम खुद नहीं रखेंगे दूसरों को हम क्या गाइड करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो
इसी तरीके से लेट के टेलीफोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका आंखों पे और ब्रेन पे काफ़ी जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और देखिए टेलीफोन जो है या फ़ोन कॉल्स जो हैं ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो कोई इमरजेंसी सर्विसेज को डील करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई जो है वो इस तरीके से और कोई प्रोफेशनल है। तो आप अब तो जो टेलीफोन है वो, तो मुझे याद है कि एक टाइम के अंदर टेलीफोन इतनी बड़ी लग्जरी थी कि टेलीफोन लगवाने के लिए भी सिफारिश करवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वो एक एक बंदे ने जेब में 2-2 3-3 सेलफोन रखे हैं, जिससे नेचुरली राब्ते बहुत अच्छे हुए हैं। पहले मुझे याद है हमारे घर जब मेहमान आते थे तो जब बेल बजती थी पता लगता है कि 10 लोग आ गए हैं, ठीक है, और सब वेलकम करते थे। चले वो ताल्लुकात तो अच्छे हुए, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ है, हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बड़ी इफेक्ट हो गई है इन चीज़ों से। नेचुरली देखें, हर एक चीज़ का ना फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो हमें ये इस्तेमाल से पहले ये सीख लेना चाहिए, यानी हमें अपने बच्चों को मोबाइल एथिक्स सिखाने चाहिए, क्योंकि हम अब ये नहीं कर सकते कि वो सेल फोन इस्तेमाल ना करें। अब ज़रूरत है, लेकिन उसको बता दिया जाए कि इसके नुकसानात आपकी हेल्थ को लेके क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ज़्यादातर क्या मेंटल हेल्थ को लेके किन के केसेस रिपोर्ट होते हैं, मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा या ख़वातीन ज़्यादा इससे सफ़र करती हैं? लेकिन जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, और जो मेल हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली कम हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो हमारे ख़वातीन जो हैं उनके अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब एक वो जो है वो बच्ची जो है वो अपनी पहली प्यूबर्टी को टच करती है, फिर उसके बाद जब उनके जो है वो शादी होती है, वो फैमिली बेस से गुजरते हैं, फिर जो है वो 40s या 50s के अंदर जाके जब उनके अंदर मज़ीद हार्मोनल चेंज, तो उनको थ्रू आउट जो है वो उससे गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मूड मिजाज का उतार चढ़ाव, उनकी स्लीप के डिस्टर्बेंस, उनकी एंग्जाइटी, प्लस जो एक फैमिली प्रेशर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, सास के मसाइल हैं, बच्चों की पढ़ाई, यानी ख़वातीन ने तो हर चीज़ का एक ठेका उठाया होता है ना। और वो जो है उसको, क्योंकि मर्द जो हैं वो बेसिकली दे आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। मर्दों को जो है वो ये देखा जाता है कि उनको जो मसाइल आते हैं तो वो आगे बढ़ के उसको हल करना चाहते हैं, और ख़वातीन के अंदर जो है ये जो हल निकालने वाली ख़वातीन ये कंपैरेटिवली कम हैं। अब तो खैर बच्चियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं और मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो है इसके अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रॉबेबली ये रीज़न है कि ख़वातीन जो हैं अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और जो हमारा एक एनवायरनमेंट लिविंग सिस्टम है उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार। पैगाम नाज़रीन के लिए कि हम एक लफ्ज़ सुनते हैं कि मजबूत बनो। अब माशरे में ये लफ्ज़ बड़ा कहा जाता है, अगर हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं, तो हमें आगे से यही तसल्ली मिलेगी कि मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग मर्द रोते नहीं है। मर्द रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, और औरत को ये कह के टाल दिया जाता है कि तुम ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन को कोई पैगाम दे दें कि इंसान इंसान है, किसी भी सिचुएशन में परेशान हो सकता है। देखिए असल चीज़ ये है कि कोई भी इंसान जो है उसके साथ कोई भी मेंटल हेल्थ का या कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है। अगर मर्द है और वो रोता नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है, अगर औरत है और वो हंसती नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये कहना कि आप तुम क्या मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही हो, या लड़कों को ये कहना कि तुम रोते क्यों हो, मर्द जो है मर्द बनो मर्द, तो ये जो जगह है वो मर्दानगी दिखाने की नहीं है। अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो अपने उस फीलिंग को चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि पुराने तौर पर आप अपने इमोशंस का नाम लें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उसको रेगुलेट कर पाएँ, यानी आप कुछ सांस की मशक करें, अपने जहन को कुछ एक्सरसाइज से डिस्ट्रैक्ट करें, और जब आप वापस उस मसले पे आएंगे तो आप उसको हल करने के ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन ऑब्वियसली आप काफ़ी हद तक जो है वो आप गाइड आपको कर दिया डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और किस तरह से अगर कोई भी मसला मसाइल है तो आपने उसको शेयर करना है, खुद तक दबा के आपने नहीं रखना। और दिमाग भी हमारे जिस्म का एक बड़ा अहम हिस्सा है, तो इसकी सेहत का ख्याल रखना भी हम पे लाजिम है। ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा अहम है, आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट की जानिब लिए चलते हैं। चकवाल से ये रिपोर्ट है। हम सब जानते हैं कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और किस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो एक जीत, एक जज्बा जो है वो ऑब्वियसली अपने नाम किया, और
जो दुश्मन मुल्क है किस तरह से उसको बताया कि इस मुल्क की जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान है, वो किसी से कम नहीं है, ना कभी हारी है, ना कभी हार मान सकती है और हमेशा वो इस अपने लोगों का, इस वतन का, इस मुल्क का जो है वो मुहाफ़िज़ वो बन के खड़े हुए हैं। तो 1 साल मार्का हक़ को मुकम्मल हुआ है जनाब, और चकवाल में तकरीब हुई है, उस पर रिपोर्ट है, आइए ज़रा देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चकवाल की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने और आलमी अमन के लिए शानदार कोशिशों पर अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद सफदर थे। तकरीब में बच्चों ने पाक फौज से मोहब्बत पर टैबलो भी पेश किया। मार्का हक जो है वो हमें हमेशा याद भी रहेगा। ये यकीनन हमारे फील्ड मार्शल द ग्रेट फील्ड मार्शल मैं कहूँगी जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की काविश है, और ये हमारी पाकिस्तान आर्मी की कोशिशें हैं कि आज पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में लिया जा रहा है। बहादुर है, उन्होंने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और जितने भी मुश्किल हालात हों उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और हमारी जितनी भी मुश्किलात आई हैं उनका डट के मुकाबला किया है, हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO एजुकेशन ने अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज अकीदत पेश की और आलमी अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर उनकी किरदार को सराहा। तकरीब में डिप्टी DO चकवाल मसूद अहमद और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल सैयद अनवारुल हक और दीगर स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फैसल अनवर के साथ राजा साकिब आवाज़, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। वेलकम बैक नाज़रीन। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हर जगह पे पाकिस्तान का जो है वो नाम लिया जा रहा है आलमी अमन कायम करने में, या हम पिछले देखें जो एक बेहतरीन जो एक सफारतकारी थी उसमें जो एक रोल प्ले किया गया पाकिस्तान की जानिब से, फील्ड मार्शल साहब की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, ओवरऑल जो सूरत हाल हमें देखने को मिली, तो नो डाउट पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ले रही है। फिर मार्का हक की बात करें तो 1 साल ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया है, तो हर फेस पे हम खुशी देख रहे हैं, हर एक की ज़ुबान पे जो है वो मार्का हक है और उसकी वो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हुई है। और आई होप कि जो दुश्मन मुल्क है उसको भी ये दिन कभी नहीं भूला होगा। वेल टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं गैर मुतवक्किल जो बारिशों का एक सिलसिला जारी है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं शदीद गर्मी। मौसम इस तरह हो चुका है कि यकदम इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं अगर बादल आते हैं, बारिश होती हैं, तो हम देखते हैं मौसम फिर से सर्द हो जाता है। जैसे आज की बात की जाए तो फिर से बारिश की पेशगोई की गई है। मैं अगर परसों की बात करूँ तो ऐसा था कि सुबह हम अपने काम के लिए निकले हैं जनाब, इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप थी कि लिटरली AC फुल रखने पड़ रहे थे। और शाम को जैसे ही मैं अपने काम से बाहर यानी कि फ्री हुई और वापसी घर के लिए निकलने लगी तो बाहर देखा इतने शदीद बादल यकदम आते हैं, काले और गहरे बादल, कि देखते देखते जैसे ऐसा लगता है कि पानी किसी ने बाल्टी भर के जो है ना वो फेंक दी हो, इतनी शदीद जो है वो यकदम बारिश शुरू हो गई। तो ये जो अजीब से एक जो मौसमी सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज आप इसको कह सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट इसको क्या कहते हैं, ज़रा आइए जान लेते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वजूहात क्या हो सकती हैं। और चूँकि गर्मी शुरू हो चुकी है तो क्या इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा या कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। तो आइए ज़रा डिटेल से जानते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं जी। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त का। बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बारिशों का एकदम पता नहीं चलता, गैर मुतवक्के गैर मामूली बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। गर्मी की बात करें तो ऐसी शिद्दत देखने को मिलती है जो कि कभी हमने ना सोची थी, ना हमने कभी महसूस की थी। ये एक मौसमी जो तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही हैं, वाज़े तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? आप क्या समझती हैं कि क्या रीज़न है? जी देखिए, जो फॉसल फ्यूल का या तेल या गैस का जितना इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, उसकी वजह से आपके जो मौसमियाती तगय्युरात हैं, जो डे टू डे वेदर पैटर्न्स होते हैं, वो भी जी। इम्पैक्ट
गई हैं। तो उसी में उसी का इम्पैक्ट आपको ये नज़र आता जा रहा है कि आपकी कभी जो है वो शदीद बारिशें हो जाती हैं, कभी हीट वेव बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और हीट वेव्स अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की भी बात करें तो हीट वेव्स का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वक्त के जी। साथ साथ बढ़ती जा रही है। और एनडीएमए और मेट डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उनकी फोरकास्ट और एडवाइजरीज को अगर आप देखें तो इस साल जो आपकी गर्मियां होंगी उसमें अचानक से आपकी बारिशें इतनी ज़्यादा, जैसे आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जैसे बाल्टी भर के किसी ने गिरा दी हो, उसी जगहों पर ऐसी बारिशें आपकी होंगी। रेन बर्स्ट उसको टर्म ये लोग यूज कर रहे हैं, उसमें होगा क्लाउड ये बर्स्ट कि जैसे कम हमें वक्त में, जी पहले भी हाँ जब ये फ्लड की सूरत हाल थी तब भी हमें ये बड़ा बड़ा देखने को मिला। जी, उसमें होगा ये कि कम वक्त में जो है वो एक ही इलाके में बहुत ज्यादा बारिश आपकी हो जाएगी। एक तो का फिनोमेना होता है, इसको रेन बर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं कि बारिश अचानक से बहुत ज्यादा एक जगह पे हो जाएगी। अच्छा, इसके नॉर्मली अलावा हमने देखा होगा, आपने भी इवन फील किया होगा कि एक जगह पे बारिश हो रही होगी और आप कुछ फासले पे जाएं तो वहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जी ऐसा ही है आपकी जो खासतौर पर इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें आपको एक सेक्टर में बारिश नजर आ रही होती है और दूसरे सेक्टर में आपको बारिश नजर नहीं धूप आ निकली रही। हुई होगी। जी जी बिल्कुल। तो ये आपके जो बहुत लोकल आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी ऑफ कोर्स आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जो टेम्परेचर कन्वेक्शंस होती है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो भी आपका मुतय्यन कर रहा होता है कि किधर और कितनी बारिश होनी है। और साथ ही साथ आपके जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं या जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो भी आपके वेदर पैटर्न्स को अच्छा, मुतासिर कर हीट रहे हैं। स्ट्रोम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमने इससे कबल नहीं देखा था। कई कई हो जाता था कि कभी बहुत अरसे बाद कहीं बीच में हमें जो इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। अब जब भी बादल आते हैं, अब खासकर इस्लामाबादियन की बात की जाए, उन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया हुआ होता है कि कहीं ना कहीं हिल स्ट्रोम हो सकता है, शदीद हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो सिचुएशन हुई थी, जो नुकसान हुआ था, वो भी आपको अच्छे से मालूम होगा। तो ये एकदम से ये चीज़ें भी ऐड हो जाना वेदर में, इसकी क्या वजह है? जी, रूट कॉज तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज ही है। जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं वही हैं। और आपके जो हेल स्टॉर्म है ये भी उसी का पार्ट है। साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स बहुत तेज से आपके मेल्ट हो रहे हैं वो भी उसी का आपका पार्ट है। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो है वो आपके होते जा रहे हैं। आपका जो प्लानट है, जो जमीन है, वो वार्म अप होती जा रही है, बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन थोड़ी सी मैं एक मिथ को ब्रेक करती चलूं कि क्लाइमेट चेंज का ये मतलब नहीं है कि हर तरफ जो है वो मौसम गर्म ही होगा, बल्कि कुछ हाँ, इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको ठंड भी जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको ये नजर आ जाता है सही। कि ठंड भी होगी। कुछ इलाके आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पहले बारिशें कभी नहीं हुई वहां पे बारिशें आपको मिलेंगी। बहुत जैसे ज़्यादा। गल्फ में आप देख रहे होंगे कि हम्म। नेचुरली जो है वो बारिशें ना होने के बराबर होती थी, क्लाउड सीडिंग होनी पड़ती थी। लेकिन इस साल देखें और पिछले साल भी ऐसा हुआ कि नेचुरली वहां पर जो है वो बारिशें जो है वो काफी ज्यादा हो रही हैं। जी। तो ये सारी जो है जो टेम्परेचर का डिफरेंस आपके एटमॉस्फेयर में होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट आपका होता है हवा के अंदर, और जो रीजनल फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमिन करके आपका क्या बेहतर किस तरफ जाएगा। बारिश ज्यादा होगी या आपकी बर्फबारी किसी इलाकों में होगी, किसी जगह ड्राउट लाइक कंडीशन होगी, या जी। आप यालाबारी होगी, या वाटर स्कैसिटी के प्रॉब्लम्स होंगे। ये सारे आपके जो है वो रीजनल फैक्टर्स जो है वो ऑफ कोर्स उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो मरियम साहिबा, क्या पाकिस्तान या इस जैसे जो दीगर ममालिक हैं, क्या इस बदलते मौसम के लिए वो तैयार हैं या अभी भी कहीं की पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है? जी देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए, जिस तरह की पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए थी, जिस तरह की जी। तैयारियां हमारी होनी चाहिए थी, उस लिहाज से नहीं है। क्योंकि देखें, खासतौर पे सिर्फ एक वेदर फिनोमेना की अगर मैं बात करूं, ये जो फ्लडिंग होती है, आप देखें फ्लडिंग की हम बात करते हैं तो फ्लडिंग कोई 2025 में पहली दफा नहीं आई थी या 2022 में पहली दफा नहीं आई थी, बल्कि फ्लडिंग आपकी कई दहाइयों से आती जा रही है पाकिस्तान में, चाहे वो रिवराइन अच्छा फ्लडिंग मरियम है साहिबा, चाहे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद बात करते हैं। हमारा जो एक सिस्टम है, निज़ाम है, कितना उसको अपडेट करने की ज़रूरत है नाज़रीन, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, गैर मुतवक्को जो बारिशों का सिलसिला है, शदीद गर्मी हमें जो देखने को मिल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मरियम साहिबा हमारे साथ है जो कि हमें डिटेल से गाइड कर रही थी। मरियम, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो क्या ये जो क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन का हमें सामना है, अभी देखें एकदम बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, एकदम से फिर धूप निकल आती है और इतनी शदीद गर्मी होती है कि ऑब्वियसली ये सिचुएशन समझ से बालातर है। तो मैं पूछ रही थी कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार है या हमें मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजिंग करनी होगी? क्योंकि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक
अगर हम एक जो पानी की निकासी है उसके अगर हम निज़ाम या सिस्टम देख लें तो लिटरली जब बारिशें होती हैं तो आप इस्लामाबाद को देखें, एक ऐसा सैलाबी मंजर हमें देखने को मिल रहा होता है कि लिटरली अब जब बारिश हो तो हम कहते हैं कि घर से बाहर ना निकलें। आप कब कहाँ आप स्टक हो जाएंगे हमें मालूम नहीं है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर उनकी बात करें तो बिल्कुल भी वो क्लाइमेट चेंज को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। जितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज जो बदल रहा है जी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करती हैं। पर्टिकुलरली आपने इस्लामाबाद की मिसाल दी, मैं जनरली अगर सारे शहरों की पाकिस्तान में बात कराची करूं, को देख लें आप। एब्सोल्युटली उसमें आप ये देखें कि जो सिटी की प्लानिंग है उसमें आपको ज़्यादा कॉन्क्रीट नज़र आता है, आपको खाली जगह बड़ी कम नज़र आती है जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो सके अगर आपकी बारिश होती है। इसी तरह जो ओरिजिनली जो सिटी प्लान्स थे जी उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जो गैर ज़रूरी गैर कानूनी जो तजावज़ात हैं वो चढ़ी हुई हैं, वो देखें आप। जो बरसाती नाले जी। ओरिजिनली जो शहरों के प्लान में रखे गए थे वो इसलिए रखे गए थे कि ज्यादा बारिश हो तो पानी आपका गुजर सके, उनके ऊपर यस। कंस्ट्रक्शन है या अच्छा, उनके आई अंदर थिंक जो लास्ट वेस्ट हमें ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा वो इसी वजह से कि जो बरसाती नाले थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई, होटल, घर, सोसाइटीज़ ये आबाद कर दी गई। और जब भी इतनी शदीद बारिशें या फ्लड की सिचुएशन हुई तो बहुत एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जी ये भी वजह थी, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि जो ग्रीन कवर है हमारा उसको जरा रीडिजाइन करने की जरूरत है। आप देखें कि अभी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर आपको पाम ट्रीज बहुत नजर आते हैं जो कि जी इंडिजिनस नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर या इन इलाकों की बात करें, यहाँ आपके पीपल, शीशम, धरेक ये ऐसे पौधे हैं जो आपको लगाने चाहिए, जो कि आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके दर्जा हरारत को कम करने में साबित जी होते हैं। लेकिन अभी अभी जितनी भी आप देखें कि घर का जो नक्शा किसी का भी आप उठा के देख लें तो बहुत कम आपको घर ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें चाहे वो 10 मरले का है, 15 का है, केनाल्स, मतलब जितना भी आप प्रोपोर्शन उसका देख लें उसमें आपको घर की डिजाइनिंग में कहीं नजर नहीं आ रहा होता कि ओनर की ये प्रायोरिटी हो कि उसने दरख्त भी लगाना है, उसने बिल्कुल ग्रीन ऐसे। कवर घर के अंदर भी रखना है। इसी तरह हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है कि ग्रीन जी कवर उनने किस किस तरह अर्बन सेटिंग्स में करना है। इसी वजह से आपको अर्बन अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट का जो आपको नजर आते हैं शहरों में वो नजर आते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि बहुत सारे जो रूफ टॉप गार्डनिंग वगैरह आपकी जैसे चीजें हैं, ये इनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जब एक ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो होता है वो गर्मी में बहुत ज्यादा तजारत एब्जॉर्ब करता है। तो आप जब ग्रीन उसके ऊपर जो है वो गमलों के अंदर लगा लें या आप जो लकड़ियों के ट्रंक होते हैं उसके अंदर भी आप पौधे लगा लें तो एक तो उससे आपको फल या सब्जियां मिलेंगी, दूसरा आपका जो कवर वो ऊपर से छत आपका रहेगा तो दर्जा हरारत जो है वो घर के अंदर आपका कम होगा, आपको एसी की कम एग्जैक्टली। हाल होगी। तो बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो उसमें आपको एलीट कैप्चर आपको नजर आता है पॉलिसी में। मैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पर्टिकुलरली मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सारी पॉलिसीज का यही हाल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बताया गया है कि 2030 तक जी आपकी जो है 1% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाई जाएंगी। ये आपको हाँ अडेप्टेशन और मिटिगेशन के प्रोजेक्ट्स में जैसे मेट्रो या ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट है इनमें तो आप ला सकते हैं बसेस, हाँ लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं आप देखें जो डे टू डे बेसिस पर कोई रिक्शा चला रहा है या हाईएस या इस तरह के प्राइवेट चला के अपना दिन का गुजारा कर जी रहा है, वो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनकी बैटरीज ऑब्वियसली मैनेज करना वेरी है, दैट्स एक्सपेंसिव। प्रॉब्लम। तो बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको रीअलाइन करने की जरूरत है, जो लोग हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। और जो स्टेक होल्डर्स पॉलिसीज में आपके होते हैं, जी हमने ये देखा है कि एसीज के कमरों में बैठ के पॉलिसीज डिजाइन की जाती है, उसके बजाय जो रियल लोग हैं जिनके लिए बनाई जा हाँ रही है उनके साथ पहले भैया कंसल्टेशंस आप करने ज़रा फील्ड में निकलें, आप चेक करनी चाहिए, उसके प्रैक्टिकल बाद फिर आप आप एक्सपीरियंस पॉलिसी करें तो आपको पता चले कि आपको कैसी पॉलिसीज़ जो है वो कैसा निज़ाम आपको डिज़ाइन करना है। वेल मरियम बताइएगा कि ये गैर मामूली बारिशों का सिलसिला या गर्मी की शिद्दत, इसकी वजह से हमारी जो ज़राअत है उस पर क्या असर पड़ रहा है, किसानों को किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे वेदर का एक पैटर्न देखें वो काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आप देखें कि अभी भी जो आपके क्लाइमेट डेवलप हो रहा है, जो वेदर जी पैटर्न्स डेवलप हो रहा है बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर, उसमें यही है कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हीट स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, बहुत जी ज़्यादा आप कमी का सामना करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम जो है जिसको मेगा स्केल पे हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर, उसमें थोड़ी कमी है। कम्युनिटी हार्वेस्टिंग का जो पानी जिससे कलेक्ट करते हैं उसमें भी ज़रा
कमी है, तो आपको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपके जो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उसकी वजह से किसानों को इस बात पे अवेयरनेस देने की जरूरत है कि किस तरह से वो हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसे बीज खरीदते हैं जो 60 से 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी फसल को तैयार कर लें, ताकि कटाई के वक्त आपको ज्यादा मसला ना हो। अभी भी आप देखें कि कुछ इलाकों में फसलें कट रही हैं, तो यालाबारी और बारिशों की वजह से बारिश तबाह बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मली ऐसे होता था कि जो अप्रैल है उसके स्टार्ट में अगली फसल की तैयारी हो रही होती थी, और अभी मई आ गया है तो अभी तक जो गंदम की हमारी फसल है वही पूरी तरह से नहीं कटी है। ऐसे तो जो ही स्टोरेज है, जो किसान काट रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं या काट चुके हैं कुछ इलाकों में, उनको स्टोरेज के हवाले से जो है वो ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पेस्ट रिलेटेड अटैक्स हैं स्टोरेज में वो बढ़ने के खतरात हैं, जो आपके अगस्त सितंबर तक जो लेट जी। मानसून इस्तेमाल का उसकी वजह से आपके जो बीज खराब हो सकते हैं जो स्टोर किए होते हैं, उस पर अवेयरनेस देने की जरूरत है। इसके अलावा जो आप देखें कि जो ट्यूबवेल होते हैं लगे हुए या जो ग्राउंड वाटर होता है, किसानों को अपने खेत में अपना अपना होता है, उनको इस चीज पर अवेयरनेस देने की जरूरत है कि पानी को जाया मत करें। ड्रिप इरिगेशन या कोई इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो अडॉप्ट करें, जिसकी सोलर वजह से सिस्टम की तरफ काफी आ रहे हैं लोग, काफी हद तक जी लगवा बिल्कुल भी सोलर चुके हैं। सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, तो हर फार्मर जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो जो कर सकते हैं वो करें, जो बिग फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो बिल्कुल उनको जी। करना चाहिए। लेकिन जिन जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनको मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स हम बोलते हैं जमीन के लैंड के हिसाब से, तो उनको अवेयरनेस भी देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो किस तरह से जो है वो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से पानी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ग्राउंड वाटर जहाँ अपनी अपनी जमीनों पे होता है उस पर हमारे यहाँ कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि एक इंसान ने या एक किसान ने आपके घर के अंदर ही पानी आ रहा है तो कितना उसका इस्तेमाल करना है और जाया नहीं करना। तो इन चीजों को तवज्जो देंगे तो भी आपके हालात थोड़े से बेहतर होंगे। ऑब्वियसली। अच्छा, हमारे जो मौसमियाती इदारे हैं, क्या वो सही प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं कि कब बारिशों का सिलसिला शुरू होना है, कितने मिकदार में या किस शिद्दत के साथ जो है वो बारिशें हो सकती हैं, ताकि अगर किसानों की बात की जाए तो वो एज सुन एज पॉसिबल अपने आप कवर कर लें, एहतियात कोई ना कोई जो बरतना शुरू कर लें। क्या हमारे ये इदारे जो हैं वो सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? जी, जहां तक फोरकास्ट की बात है तो हमारे यहाँ कैपेसिटी भी है और हमारे इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप मेट डिपार्टमेंट को देखें, एनडीएमए एडवाइजरीज देखें, जी। साथ ही साथ जीसीआईएससी में जो गवर्नमेंट का इदारा है वो भी इसी चीज पर रिसर्च कंटिन्यूसली कर रहा होता है और बड़ा अच्छा उनके पास डेटा होता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो फोरकास्ट की नहीं है, प्रॉब्लम उसको डिसिमिनेशन करने में है। आप ये देखें कि अभी तक हमारे पास एप्स वगैरह हैं, एनडीएमए जी। ने भी कुछ ऐप बनाई अलर्ट की, मेट डिपार्टमेंट भी अपने वेबसाइट पर पोस्ट करता है, सोशल मीडिया पे करता है, न्यूज के जरिए भी दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे आपके इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर फोरकास्ट उस तरह से नहीं पहुंच पाती। तो हमें उस सिलसिले में जो सिटीजन साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप सिटीजन्स को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, टाइमली उनको ट्रेन करते हैं और अपनी कम्युनिटीज को आगे से बताएं। मिसाल के तौर पर दूर दराज इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में या सवात के दूर दराज इलाके, इस तरह पंजाब के भी बहुत सारे दूर दराज के अंदाजे हैं जहां पर आपको ये स्मार्टफोन्स वगैरह ज्यादा लोगों के पास नहीं होते, उनको नहीं समझ होती कैसे इस्तेमाल करें, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो वहां तक जो है वो आप कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेन करें, उनको सेल फोन प्रोवाइड करें, सेल फोन कैसे चलाते हैं, सैटेलाइट फोन्स जहाँ पे सेल फोन नहीं चलते उनको प्रोवाइड करें, और जैसे ही एडवाइजरी हो उनको इन्फॉर्म करें। और वो चाहे तो वो मस्जिद में ऐलान करके इन्फॉर्म करें, चाहे हाँ तो बिल्कुल। कम्युनिटी अगर हर कोई फ़ोन यूज़ नहीं भी कर सकता है तो अगर गांव की बात करें तो कोई एक ना एक तो वहाँ पे वो होता है, एक मखसूस बंदा होता है, तो वही जाके मस्जिद में ऐलान कर दे। ये बड़े अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। अच्छा, इसके अलावा ज़रा बताइएगा कि अब चूँकि हम देखें तो ये गैर मामूली बारिशों की बात करें या शदीद गर्मी की बात करें तो ऑब्वियसली ये इंसानी सेहत के लिए या इन्वायरमेंट के लिए ये काफ़ी जो है वो ख़तरनाक है। तो क्या स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर ये हीट वेव या बारिशों के लिए कोई सेफ्टी पॉलिसीज़ जो हैं या इस हवाले से लोगों को गाइड किया जा रहा है पैगाम की सूरत में? इसका जवाब दे दीजिए। जी, एडवाइजरीज जहाँ तक है आप देखें कि गवर्नमेंट्स खुद ही अनाउंस करती हैं कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं। इस हद तक एडवाइजरी होती है और ये कहा जाता है कि घर के अंदर रहें। ये भी एडवाइजरीज में बताया जाता है कि जी। किस तरह से वो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन पर्टिकुलरली
स्कूल्स के अंदर पॉलिसीज जहां तक बात करें तो पॉलिसीज आपको नहीं मिलती हैं। इंडिविजुअली आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इस चीज़ पर बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, और मैं बड़े अरसे से एडवोकेट कर रही हूँ कि इसको क्लास 1 से लेके, जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इस तरह जी एनवायरनमेंट को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर रखना चाहिए, ताकि बच्चों को पहली क्लास से लेके ही उनको अवेयरनेस देनी शुरू कर दें कि क्लाइमेट चेंज क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, आपने कचरा नहीं बिल्कुल फेंकना, बिल्कुल ऐसे क्या बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ऑब्वियसली क्लास 1 से जो है वो बच्चों को इसकी तालीम जो है वो देना शुरू कर देना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या हैं, किस तरह से हमें अपनी हिफाजत करनी है। अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है तो हमें किस तरह से, कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपने कैसे अपना ख्याल रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इवन आपने देखा होगा हीट वेव से काफ़ी सारी अमवात जो है वो भी हमें रिपोर्ट होती हैं, तो अपने आप को महफूज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों की तरबियत जो है आई थिंक हर घर के अंदर हर इंसान को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। इस बात बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही अहम है। ख़वातीन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, और ख़वातीन की खुद मुख्तारी की बात की जाए तो आज के दौर की एक बड़ी अशद अहम जो है वो ज़रूरत बन गई है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो खुद मुख्तारी के साथ साथ हम बात करने वाले कैसे फील्ड की, कैसे गेम के, जिससे लोग काफ़ी हद तक बहुत इंस्पायर भी होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं घबरा भी जाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं मार्शल आर्ट के हवाले से। नाज़रीन देखिए, जहाँ हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं, जो हमारे इकॉनमी के हवाले से देखिए, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है ख़वातीन को लेकर, इंडिपेंडेंट होना, इस पर हम बात करते हैं। जिस्मानी तौर पे उन्हें मजबूत बनाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्शल आर्ट, यानी कि ऐसा हुनर जो उनको ना सिर्फ हम देखें जिस्मानी लिहाज से उनको फ़िट रखे, मुआशी लिहाज से उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, बल्कि हम देखें तो उनके अंदर एक ख़ुद एतमादी का सिलसिला जो है वो पैदा हो, वो अपने आप अपना दिफा जो है वो करना बखूबी तरीके से जो है वो जान सकती हों, और ऑब्वियसली अपने आप को ख़ुद मुख्तार जो है वो समझ सकती है। तो आज इस मौजू पे बात करेंगे, और ऑब्वियसली एक्सपर्ट हमारे साथ हैं कि इस मौजूदा दौर के अंदर क्या हर औरत, हर बच्ची के लिए सेल्फ़ डिफेंस या मार्शल आर्ट की तरफ जाना जो है वो ज़रूरी हो चुका है। अगर यस, तो किस तरह से वो जा सकते हैं और कैसे मार्शल आर्ट से वो अपने आप को वाबस्ता जो है वो कर सकते हैं। और अपनी ऑब्वियसली ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, फिर जब आप इसके प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए ज़रा हम भी इस पर बात कर लेते हैं और जान लेते हैं हमारी गेस्ट से कि वो ख़वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से साथ मार्शल आर्ट को हम ऐड करें तो वो इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रही हैं। निम्रा निसार हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया निम्रा आपके वक्त का। सबसे पहले निम्रा, मैं आपसे आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने मार्शल आर्ट कब, कैसे ज्वाइन किया, क्या सोचा, क्या फैमिली की सपोर्ट थी? ज़रा अपनी जर्नी के बारे में पहले हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम होप यू अस्सलाम। आर डूइंग एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरी जो जर्नी है इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली की है, एंड आई थिंक विदाउट फैमिली सपोर्ट अ वुमन इज़ नथिंग। सो या फैमिली सपोर्ट है जिसकी वजह से आई एम डूइंग अ वर्क ऑन सेल्फ डिफेंस, एंड उसके अलावा मेरी जो साइड एक्टिविटीज़ हैं वो फाइट्स और उससे रिलेटेड है। ओवरऑल कितने साल आपको हो गए इस जर्नी में, और कब आपने ज्वाइन किया था मार्शल आर्ट? आई गेस अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हेन आई वाज इन 8th-9th मैंने इसको ऑफिशियली स्टार्ट कर लिया था, कॉल्स उससे पहले मेरे साथ एज अ हॉबी थी एंड दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। बट आफ्टर दैट मैंने इसको एज अ इंस्ट्रक्टर डील किया, जिसकी वजह से मैं ऑफिशियली अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं 5-6 साल से सेल्फ डिफेंस प्रमोशन साथ क्योकिशन कराटे को लेके चल रही हूँ। अच्छा निम्रा, आपको कभी लगा हो कि मार्शल आर्ट ने आपकी लाइफ को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया हो, या आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजिंग्स देखी हो, ज़रा वो भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, इंसान में फितरी तौर पे एक एग्रेसिवनेस होती है या फिर रिएक्ट करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। दिस इज़ अ गेम जो आपको फिजिकली साथ साथ मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सको, टैकल कर सको। यस, आई गेस दिस इज। हाँ, अब तक आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आई एम अ सेल्फ डिफेंस प्रमोटर, इस Great. नाम से ना सिर्फ पाकिस्तान में भी, और राइट नाउ आई एम इन चाइना, यहाँ पे भी मैं इस नाम से काफ़ी जानी जाती हूँ।
एंड आई गेस ये एक ऐसी अवेयरनेस है जो ना सिर्फ खवातीन, हमें अब हमारी आने वाली जनरेशन पे इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि चूँकि हमारा साथ में ख़ुद मुख्तारी के हवाले से भी है कि ख़वातीन को किस तरह से ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, तो मार्शल आर्ट की बात की जाए तो ये एक औरत को किस तरह से ख़ुद मुख्तार बनाती है, कैसे उसकी हेल्प करता है ये? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये आपको फिजिकली होना साथ मेंटली भी ग्रूम करता है। ये चीज़ सिर्फ आपको गेम की हद तक महदूद नहीं, ये आपको बोल चाल का तरीका, आपको उठने बैठने का तरीका, आपको डेली लाइफ में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस बंदे के साथ कैसी बात करनी है, तो ये आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाती है। तो आई गेस ये आपको खुद मुख्तारी की तरफ लेके जाती है कि आप किसके साथ लेवल पे बात कर सकते हैं। सही। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या हर बच्ची के लिए या बच्चे दोनों के लिए सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट जो है वो सीखना ज़रूरी हो चुका है? जी बिल्कुल, ये हर, मैंने आपको जैसे बताया कि एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बेशक लड़की के लिए आप यूज़ करें या फिर आप बेशक लड़के के लिए यूज़ करें, कॉज आने वाले वक्त में ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होगी कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अब स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम से कम करवाई जाती हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द वे जो आपको ग्रूम करने के साथ साथ कर रहा है। अच्छा, कैसे, क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं कि मार्शल आर्ट की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये जिस्मानी तौर पे आपको बड़ा मजबूत बना देता है, अब बड़े फिट हो जाते हैं, और ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं कि मार धाड़ वाली गेम, वो तो ये इसको नाम देते हैं, लेकिन किस तरह से मार्शल आर्ट जो है वो हमारे जिस्मानी ताकत के साथ साथ हमें जहनी तौर पे मजबूत करता है, कैसे? आपकी जो डेली लाइफ होती है, आपका जो सोचने का पर्सपेक्टिव होता है, ईच एंड एवरीथिंग ये टोटल चेंज कर देता है। इसकी रीजन ये है कि आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, आपकी जितनी भी लाइक एनर्जीज होती हैं, आप सिर्फ एक ही गेम को वो टाइम दे रहे हो, वो सब कुछ दे रहे हो। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स जो आप हासिल कर रहे हो, उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम होता है वो आप इन एक्टिविटीज में लगा रहे हो। देन आई थिंक इसके बाद इंसान के पास कुछ और सोचने को नहीं रहता। अच्छा, यानी कि हमें ये मेंटली तौर पे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें ये स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो बड़ा कम बच्चियों को मार्शल आर्ट की तरफ लेकर आते हैं, तो पेरेंट्स को कैसे अवेयर किया जाए कि वो, क्योंकि नॉर्मली वो समझते हैं कि ये मार धाड़ वाली गेम है, बच्चियों की गेम नहीं है, कहीं कोई सीरियस इंजरी जो है वो ना हो जाए, तो पेरेंट्स को हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं कि राइट नाउ जो सिचुएशन है, मार्शल आर्ट जो है वो हर बच्ची के लिए ज़रूरी है, वो एटलीस्ट अपना दिफा कर सकती है और उसके बाद ये उसको जिस्मानी लिहाज से बहुत मजबूत बना सकता है, ये गेम मेंटली तौर पे उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि देखिए जो राइट नाउ जो सिचुएशन है, ख़वातीन को बहुत सारी फील्ड्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे खुद डिसीजन लेना पड़ता है, तो उनकी फ़ैसला साजी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, तो पेरेंट्स को इस हवाले से हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं? इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आने का मकसद या फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में इस अवेयरनेस ज़्यादा है, लाइक इस गेम के बाद, क्योंकि कराटे मार्शल आर्ट्स की एक टाइप नहीं है। आप ताइक्वांडो को ले सकते हैं, आप क्योकुशिन कराटे को ले सकते हैं, अच्छा, आप इसमें ओवरऑल MMA को कितने ले सकते टाइप्स हैं? हैं। इसमें आई थिंक थोड़ा डिफरेंट इंटरनेट कैटेगरीज हैं। कनेक्शन, हम आपकी एक आवाज़ कैटेगरी में निम्रा समझ नहीं पा रही, आप क्या बता रही थी कि इसमें ओवरऑल कितने टाइप्स हैं, मार्शल आर्ट के कितने इसमें टाइप्स हैं? मोर देन 10 टाइप्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस गेम की तरफ जाते हैं और किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। एंड इस अवेयरनेस को फैलाने का मकसद ही यही है कि अगर आप 1-on-1 फाइट की तरफ जाना चाहते हैं, सो आई गेस फॉर गर्ल्स MMA इज द बेस्ट, बट अगर आप सेल्फ डिफेंस की हद तक रहना चाहते हैं, देन क्योकुशिन कराटे, ताइक्वांडो, मोर लाइक दीज फाइट्स आर गुड फॉर देम। हाँ, यानी डिपेंड करता है कि आप इसको प्रोफेशनल आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ चैम्पियन, या फिर सेल्फ डिफेंस तक रहना चाहते हैं कि अच्छा मैं फील्ड में जाती हूँ अपना दिफा कर सकूँ, तो आप उस लिहाज से उस टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, इसकी कोई एकेडमीज़ वगैरह, अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात करूँ तो क्या कॉमन है इजीली, अगर किसी बच्ची ने एडमिशन लेना हो तो उसको इजीली अवेलेबल होगी कोई भी एकेडमी, कोई भी ट्रेनर?
जी बिल्कुल, अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, हम्म स्पेशली ट्विन सिटीज़ में ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि आपको हर जिम में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लाजमी दी जा रही है। बट हम्म उसके अलावा वो खवातीन जिनके लिए घर से निकलना मुश्किल जी है या अपनी वर्क फील्ड में बिजी रहने की वजह से वो टाइम मैनेज नहीं कर सकती, तो हम्म उनके लिए ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल हैं। हम्म। अच्छा, बतौर लड़की इस फील्ड के अंदर मार्शल आर्ट की बात की जाए जिसमें आपने 10 टाइप्स आपने बताई, क्या ख़वातीन को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है? एग्जैक्टली, आई थिंक कि हर फील्ड में दुनिया हम्म की हर जगह पे हम्म औरत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हम्म बट दिस इज नॉट द रीजन जो आपको इस फील्ड से स्टेप बैक करे। हम्म। अच्छा, स्पेशली अगर आपसे मैं पूछूं तो जब आप इस फील्ड के अंदर आई थी, मार्शल आर्ट की तरफ जब आप आई, आप चैम्पियन बनी, आपने प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट किया, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? फर्स्ट गेम आपकी क्या थी? वहाँ पे आपको क्या मुश्किलात आई? माय फर्स्ट गेम वाज क्योकुशिन कराटे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था वो ये था कि सेम टाइम पे एज अ स्टूडेंट, सेम टाइम पे एज अ कोच मुझे एक ही जगह पे खड़े होना था, अच्छा। तो दैट फॉर मी। हम्म तो क्या उस फर्स्ट गेम के अंदर कुछ चैलेंजेस थे? क्या माइंड में क्या चीज़ चल रही थी? आई वॉज इन अ मॉल जहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे मेरी फाइट मोर देन 10 मिनट्स चली थी, एंड दैट वाज 101 फाइट। हम्म उसमें मेरे लिए या जीत थी या हार थी, उस टाइम पे आई गेस काफ़ी चैलेंजिंग था, कॉज जो क्राउड था वो बिल्कुल इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था लाइक इट वाज इंडिया पाकिस्तान की जंग, एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक नो निम्रा, टुडे यू हैव टू डू समथिंग। हाँ। अच्छा, या जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं ना, इस पे बात करते हैं क्योंकि जब भी कोई किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे बड़े चैलेंजेस होते हैं, आपके ऑपोजिट वो भी बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेटेड होते हैं, तो हार जीत इसका भी ऑब्वियसली सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो किस तरह से एक अगर कहीं हारने की जाने बढ़ रहे हैं तो अगेन से खुद को मोटिवेट करना कितना ज़रूरी होता है और कैसे किया जाता है मार्शल आर्ट के अंदर, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात कर रहे थे ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाना है और मार्शल आर्ट जो है वो कितना ज़रूरी है और क्या रोल प्ले कर सकता है, इसी पे बात करें। निम्रा हमारे साथ है। निम्रा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हार जीत जो है वो ऑब्वियसली ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, लेकिन जब आप एक रिंग में होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी बड़ा पुरजोश पुरुमीद नज़र आता है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं जीत एकदम हार में बदलने लगी हो और फिर किसी ऐसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया हो कि फिर से जीत आपका मुकद्दर बन गई हो? क्या ऐसी सिचुएशन आती है? हार्ड जीत इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ड्यूरिंग गेम या आफ्टर गेम वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, क्यों? हम्म कॉज वो एक tournament को हार चुके हैं, हम्म बट आई डोंट थिंक, कॉज ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सबक सिखाती है। एंड इन माई केस आई मिस्ड, एंड एक भी ऐसी फाइट नहीं थी जिसमें मैंने गिव अप किया हो, हम्म एंड बात वहीं आके लगी है, द बिगेस्ट रीजन इज द फैमिली सपोर्ट, हम्म एंड द स्पोर्ट जिसने मुझे मोटिवेट किया यहाँ तक। ओके। ओवरऑल आप बाकी खिलाड़ियों को क्या सजेस्ट करती हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो, आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा एक खिलाड़ी आपके सामने है जिससे आपका मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार रहे हों, तो उस वक्त एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? कैसे वापस कम बैक करना चाहिए? कैसे खुद को मोटिवेट रखना चाहिए? खुद को मोटिवेट रखने के लिए फाइट स्टार्ट करने से पहले या ड्यूरिंग फाइट, अगर आपके माइंड में एक भी दफा ये चीज आ जाती है कि आप इस गेम में जीतेंगे या हारेंगे, वो चीज कभी भी आप जीत की तरफ नहीं लेके जा सकती। तो अपने माइंड को और अपने बॉडी को इस चीज के लिए रेडी करें दैट यू आर मेड फॉर दिस। तो क्या साथ आपके जो कोच होते हैं वो भी आपको मोटिवेट रखते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन के दौरान ब्रेक होती है, तो उस दौरान जो ट्रेनर हैं, कोच हैं, वो भी ऑब्वियसली गाइड करते होंगे कि आपको कहाँ क्या करना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें फुली सपोर्ट किया जाता है, ना सिर्फ कोचेस की तरफ से, हमारे जो बाकी फेलोज होते हैं उनकी तरफ से भी। इन माय केस मैं अपने स्टूडेंट्स को एंड तक मोटिवेट रखती हूँ, और ना मैं उनको ड्यूरिंग टूर्नामेंट बल्कि उसके बाद और उससे पहले भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनका पूरा ख्याल रख सकूं। अच्छा, एक कोच किस तरह से मोटिवेट रखता है खिलाड़ी को? क्या उसके अल्फाज क्या होते हैं, या किस तरीके से टेक्निक क्या होती है उसकी? कोच का और क्राउड का मोटिवेट रखने का एक ही तरीका होता है कि डोंट गिव अप, यहाँ से रुकना नहीं है। एक बात जो मैं आपको सच बताऊं वो ये है कि ड्यूरिंग फाइट्स हाँ, आपका ध्यान बाहर क्राउड की तरफ नहीं होता, हाँ, आपका ध्यान लाइन से अंदर ही होता है। हाँ, ये सिर्फ उन लोगों का प्यार होता है, उन लोगों की मोहब्बत होती है जो वो आपके लिए बोल रहे हैं। बट इन रियल लाइफ अगर आप एज अ फाइटर रिंग में खड़े हो, आपको किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ रहा, आप वो कर रहे हो जो आप सोच रहे हो, आपको किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती उस टाइम पे। अच्छा, इसमें किसी भी चैम्पियनशिप के लिए खुद को तैयार किया जाता है, एक खिलाड़ी तैयार होता है मार्शल आर्ट के लिए, तो क्या इसकी कोई टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि जब आप रिंग में उतरे हैं तो ये रूल रेगुलेशंस हैं, आपने इनको ब्रेक नहीं करना? जी बिल्कुल, इनके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं कि आपने इन रूल्स को ब्रेक नहीं करना। और अगर कोई फॉर रूल ब्रेक एग्जाम्पल, करता है तो उसके बदले में क्या, कि उसका पॉइंट कट हो जाता है, या क्या सिलसिला होता है? पॉइंट्स होते हैं इन गेम सब में, पॉइंट्स होते हैं, हम्म फेस हिटिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, और उसके अलावा वो लेवल डाउन होता जाता है, यस ऐसे ये पॉइंट्स कटते जाते हैं। हम्म अच्छा, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए उसकी डाइट, उसकी खुराक का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है? और जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, जो भी अपने आप को चैम्पियनशिप के लिए तैयार करते हैं, वो किस तरह की डाइट फॉलो करते हैं? अपनी डाइट का ख्याल रखना ना सिर्फ फाइटर्स के लिए ज़रूरी है, हर आम इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली। वक्त के साथ हमारी जो डाइट्स हैं वो ही ख़राब होती जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन ट्विन सिटीज़ आर लाइक कि हम अपने डिनर में जंक फूड को प्रेफर करेंगे। सो ये चीज़ हैं जो आपको वीक कर रही हैं, आपके जो इन कॉमन वे हम कह सकते हैं आपके सिस्टम को वो ख़राब कर रही हैं। सो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम सब अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपने फाइटर्स का पूछा है, तो फाइटर्स के लिए एक स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, उनकी एक नॉर्मल रूटीन होती है, एक आम रूटीन होती है। फाइटर्स सिर्फ एक सिटी से नहीं उठते, डिफरेंट सिटीज से उठते हैं, और उनका ऑब्वियसली। डिफरेंट कल्चर और वो डिफरेंट। हाँ, आई गेस हम नेचुरल फूड इनटेक की तरफ जाएं, सो दैट वन इज अ गुड। बट इफ नॉट, तो हमें अपनी डाइट का, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। ऑब्वियसली हमें खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। मार्शल आर्ट में आमतौर पर कौन सी चोटें जो है वो लग सकती हैं? आमतौर पे आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के हिट्स हो रहे हैं। हाँ। फिर अगेन, इफ आई टेल यू अबाउट क्योकुशिन कराटे, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो स्टमक है वो टारगेट होता है, और उसके अलावा आपकी लेग टारगेट होती है। बट इन अदर गेम्स, एमएमए की बात करें, आपका फेस डैमेज ज़्यादा होता है, एंड इन ताइक्वांडो आपका लेग्स डैमेज ज़्यादा होता है। दैट्स द रीज़न के पेरेंट्स कहते हैं मार धाड़ वाली गेम है, इसमें बच्चों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या ड्यूरिंग गेम किसी इंजरी का कोई सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, एज अ फाइटर, एज अ एथलीट, हर खिलाड़ी को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और दिस इज़ अ कॉमन। अच्छा, प्रोटेक्टिव गेयर का भी तो इस्तेमाल करवाया जाता होगा ना? जी बिल्कुल, काफ़ी टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो तो जो एजेस हैं भी उनके प्रोटेक्टिव लिए गेयर्स का गार्ड इस्तेमाल स्पेसिफिक करवाया बने जाता है, चाहिए, क्या? नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जी जी, आप बात मुकम्मल करें। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन है, दैट्स क्योंकि इट, हम चाइना गार्ड्स बैठी का हुई है और इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे स्टूडेंट्स की थोड़ा, मदद करते हैं। हाँ, आई थिंक निम्रा, आपका तो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, आप मेरी आवाज़ आप तक आने में या आपकी आवाज़ वापस आने में थोड़ा इशू हमें हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर प्रोटेक्टिव गेयर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो क्या उसके दौरान, उसके बावजूद जो है वो इंजरी हो जाती है? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं हेड गार्ड भी इस्तेमाल हुआ होता है, आपने आपके हाथों के लिए या आपके नीज़ के लिए भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, शिन गार्ड और उसके अलावा माउथ गार्ड, हेड गार्ड, इन सब गार्ड्स का यूज़ किया जाता है। बट ये चीज़ें यूज़ करने के बाद इंजरीज के चांसेस कम होते हैं।
And in real fights, in tournaments for seniors, I don't think so कि guards का use किया जाता है, cause हमारी गेम कराटे में ये अलाउ नहीं है। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप वार्म अप नहीं करते या अपने आप को कूल डाउन नहीं करते तो इससे भी इंजरी का खतरा बढ़ता है। जी बिल्कुल। इवन कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वार्म अप करना चाहिए। सो दिस वन इज अ बेसिक पॉइंट, इसके बगैर आपको वर्कआउट नथिंग, इट्स नथिंग। तो जितने भी खिलाड़ी हैं प्रोफेशनल जो मार्शल आर्ट में है या जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की हद तक जो हमारी ख़वातीन या बच्चियां बच्चे दोनों इसमें आ रहे हैं, क्या साथ साथ कोई उनकी फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है? इट्स डिपेंड कि आप किस लेवल पे जाके गेम खेल रहे हैं, बट इन माय सराउंडिंग एज सच नहीं। No. अच्छा, अब यानी आप किस उसमें केस में ऐसा आपको नहीं सामना करना पड़ा। मुझे बताइएगा कि अगर फंडिंग या स्पॉन्सरशिप के हवाले से देखा जाए, जिस तरह क्रिकेट को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, धड़ाधड़ जो है वो स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है, तो क्या दीगर जो हमारी गेम है या मार्शल आर्ट की बात करें, क्योंकि इसके हमारे जो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं वो भी चैम्पियन है, वो भी जो मुल्क का नाम है, पाकिस्तान का नाम वो रोशन करके आते हैं, तो क्या जब दोबारा उन्हें किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना होता है, वहाँ पे उन्हें उनके कोई कंपटीशन है, कोई ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, आलमी सतह पे उन्होंने जाके खेलना है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप या फंडिंग इस तरह से कोई अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, या खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत ही सर्वाइव कर रहा होता है? मिक्स मार्शल आर्ट्स में इस मामले में कंट्री सपोर्ट करती है, बट इन अदर गेम, अदर स्टाइल्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत पर ही चला जाता है। जी, अपनी मदद आपकी तहत। ओके, ग्रेट। पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या आलमी सतह पे कोई रुकावट, किसी मसले का, कोई मुश्किलात का सामना होता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बाउंड्रीज आपके माइंड तक हैं, आपके खुद तक हैं। जब आप इन बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं तो आपको चैलेंज सामना कम करना पड़ता है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा जिसने आपको बड़ा मोटिवेट किया? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था जब आई वॉज ऑन अ येलो बेल्ट और मुझे एक जूनियर बेल्ट पे ही अच्छा सीनियर मिल गई थी एंड मुझे एज अ कोच खड़ा कर दिया गया था। दैट टाइम आई वाज लिटिल कंफ्यूज कॉज मेरी एज उस टाइम भी ज़्यादा नहीं थी। आई वाज एंड एट दैट टाइम आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि मैं किस तरीके से मैंने वॉइस को कैसे डील करना है, क्योंकि मुझसे बड़ी एज के स्टूडेंट भी मेरे सामने मौजूद थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो चीज़ें समझ आती गई कि मुझे तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, ये क्या इस कंपटीशन में आपकी जो एज है या आपका जो वेट है वो भी देखा जाता है कि आपके हम एज या हम वेट लोग आपके सामने आए, या इसमें कोई लिमिट नहीं है? जो 60 kg का वेट होता है वो ओपन वेट कैटेगरी स्टार्ट कर दिया जाता है। ये ऐसा वेट है जिसके बाद आप किसी भी फाइटर के साथ फाइट कर सकते हैं। बट अगर आपका वेट इससे कम है तो आपको आपके वेट के मैच से ही फाइट करवाई जाती है। ओके, अच्छा निम्रा, अगर हर लड़की मार्शल आर्ट सीख लेती है तो क्या आप समझती हैं कि मुआशरे में कोई तब्दीली आ सकती है? जैसे साथ हम ख़वातीन की खुद मुख्तारी पे भी बात कर रहे थे, तो कुछ सोसाइटी में इनके रवैयों में कोई तब्दीली लाई जा सकती है अगर हर औरत जो है वो मार्शल आर्ट सीख ले? जी बिल्कुल, ना सिर्फ औरतें, मैं तो आज के टाइम पे ये कहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं उनको इस गेम के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अब प्ले ग्राउंड्स बहुत ही कम हद तक हैं। और उसके अलावा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया से लेके सोशल मीडिया पर ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया निम्रा। ऑब्वियसली नाज़रीन, फिजिकल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे उन्होंने कहा कि ग्राउंड्स जो हैं वो ऑब्वियसली कोलैप्स करते जा रहे हैं, तो ग्राउंड्स का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ोन से निकलें, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आए, और मार्शल आर्ट जैसी जो गेम है इसमें पार्टिसिपेट करना बड़ा ज़रूरी है। आपको जिस्मानी ताकत के साथ साथ आपको ज़हनी सेहत भी इससे जो है वो मिलती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।